हेलो बेटा, कैसे हाल चाल है। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2। इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 वीडियो हमने रिलीज कर दिया। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो क्या क्या चीजें हमने उसमें डिस्कस की थी एक बार ब्रीफ कर देता हूं, वीडियो देख लेना, उसमें जेईई मेन के क्वेश्चंस भी हैं। सबसे पहले हमने उसमें स्टैटिक चार्ज के बारे में डिस्कशन किया और चार्ज से रिलेटेड बेसिक चीजें डिस्कस की थी। चार्ज कितने टाइप का होता है, चार्ज किस तरीके से डेवलप किया जाता है, चार्ज क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल क्या कहता है, चार्ज कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है, ये सारी चीजें बेसिक हमने चार्ज से रिलेटेड डिस्कस की। उसके बाद में हमने कूलम्ब्स लॉ पर बात की थी, जिसमें F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आया था। K कांस्टेंट होता है, मीडियम पर उसकी वैल्यू डिपेंड करती है, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर, ये सारी बातें हमने कूलम्ब्स लॉ में की थी। उसके वेक्टर फॉर्म की हमने बात की थी। फिर उसी से रिलेटेड हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात की थी कि नेट फोर्स अगर किसी भी चार्ज पर कैलकुलेट करना है तो वो फोर्स हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने लिए थे। फिर उसके बाद में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पर बात की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की थी। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ये कुछ चीजें हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस की थी और इनके साथ में इनसे रिलेटेड जेईई मेन में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे उनमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, क्योंकि एक वीडियो में सारे सालों के क्वेश्चंस डिस्कस करना तो पॉसिबल नहीं है, बट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैरायटीज को कवर करते हुए अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस पॉसिबल थे वो सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस करने की कोशिश की है, जो भी टॉपिक्स हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किए थे उनसे रिलेटेड। ठीक है, सो फर्स्ट वीडियो में जो हमारी बात कंप्लीट हुई थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर कंप्लीट हुई थी। आज जो पार्ट 2 में कहानी हम स्टार्ट करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक डाइपोल। मोटे तौर पर अगर बात की जाए तो ये कुछ टॉपिक्स हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेकंड पार्ट में हम कवर करने वाले हैं। कनेक्टिविटी इस तरह से कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट समझूंगा तो मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूंगा तो मुझे गॉस थ्योरम समझ में आएगा। फिर गॉस थ्योरम के अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस पर बेस्ड क्वेश्चन जनरली हर साल जेईई मेन के एग्जाम में आ जाता है। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात होगी। ठीक है, सो कहानी हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक दूसरा नाम भी है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो कुछ भी डिस्कस करने से पहले तो नाम का मीनिंग समझ लेते हैं कि ये जो दो अलग अलग नाम है इनका क्या मीनिंग है। इस नाम की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नाम से कुछ तो समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसी लाइंस की बात हो रही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रही होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं, इसीलिए उनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा है। इनसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से जो फोर्स अप्लाई होता है किसी भी चार्ज पर, उस फोर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है, इसीलिए इनको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो अगर मैं इन इमेजिनरी लाइंस की बात करूं तो इनसे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज कि सर ये लाइंस कैसे ड्रॉ की जाती है, कैसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने का तरीका बहुत सिंपल सा है कि एक पॉजिटिव चार्ज को लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। अगर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो उसकी वजह से उस चार्ज पर फोर्स डेफिनेटली अप्लाई होगा, और फोर्स अप्लाई होगा तो चार्ज मोशन में आएगा, और मोशन आएगा तो किसी पाथ पर जाएगा। जिस भी पाथ को हमारा पार्टिकल फॉलो करेगा उस पाथ को हम ट्रेस कर लेते हैं, वो जो पाथ बनेगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज को रिलीज किया, रिलीज करने के बाद में उसके पाथ को ट्रेस किया, वो जो उसका पाथ बना उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कह दिया। चलो सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे दे रही है सर? क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करूं तो मुझे इंफॉर्मेशन के नाम पर दो चीजें चाहिए, एक तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरह से मिलेगा कि मैं उस लाइन पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं। टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अब एक क्वेश्चन माइंड में आएगा, अगर लॉजिकली सोचे तो सर टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद में एरो इसी डायरेक्शन में क्यों, एरो इस डायरेक्शन में भी तो हो सकता है। आपने बोला टेंजेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आता है, बात बिल्कुल सही है। डिपेंड इस पे करेगा कि हमारा जो EFL है, EFL मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसको शॉर्ट में मैं EFL बोल करके चलूंगा। हमारा जो EFL है वो इधर से इधर की तरफ मूव कर रहा है, इधर से इधर की तरफ मूव कर रहा है। EFL का जो पैटर्न है उस पैटर्न को देखना पड़ेगा, वो किधर से किधर की तरफ जा रहा है। अगर वो लेफ्ट से राइट में मूव कर रहा है तो कॉमन सेंस की बात है कि मैं टेंजेंट ड्रॉ करके एरो इधर की तरफ लगाता हुआ चलूंगा।
जैसे EFL अगर इधर की तरफ जा रहा है तो टेंजेंट ड्रॉ करके मैंने एरो इधर लगा दिया। अगर ये EFL इधर से इधर की तरफ मूवमेंट कर रहा होता तो मैं टेंजेंट ड्रॉ करके इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बता देता। तो टेंजेंट से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिला। मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब EFL मैग्नीट्यूड की वैल्यू नहीं देती है, लेकिन मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि वेदर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म और दैट इज डिक्रीजिंग और दैट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, वो EFL के पैटर्न को देख करके हमें पता लग जाता है। वो अभी हम EFL जब 2-3 केसेस में ड्रॉ करेंगे तो वो क्लैरिटी हमें आ जाएगी कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और यूनिफॉर्म का पता कैसे लगता है। ठीक है, सो बात ये हुई कि टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा। मैग्नीट्यूड के बारे में बात करनी है तो मुझे EFL का पैटर्न देखना होगा, उससे मैग्नीट्यूड के बारे में पता लगेगा। बात आती है फोर्स की। सर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिसाइड कर लिया, फोर्स का कैसे पता लगेगा? फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक बहुत बेसिक सा रिलेशन है कि F वेक्टर इक्वल्स टू QE वेक्टर होता है। तो फोर्स भाई या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। और सीधा सा फंडा है कि चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स आएगा, चार्ज अगर नेगेटिव होगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आ जाएगा। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा तो मुझे फोर्स का डायरेक्शन भी मिल जाएगा, इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात और है कि सर अगर मुझे किसी भी केस में EFL पैटर्न ड्रॉ करना है तो कौन से केस में EFL किस किस तरीके की बनती है, इस बेसिक चीज को हम दिमाग में लेकर के चलेंगे। भाई एक पॉजिटिव चार्ज को रिलीज करेंगे, उसका जो पाथ बनेगा वही हमारा EFL होगा। सपोज मेरे पास में एक सोर्स चार्ज है पॉजिटिव, कंफ्यूज मत होना, यहां जो मैंने पॉजिटिव चार्ज रिलीज किया वो टेस्ट चार्ज है EFL को ड्रॉ करने के लिए। ये मेरा सोर्स चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है और मैं इसके लिए EFL ड्रॉ करना चाहता हूं कि इसके सराउंडिंग में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो उसके लिए EFL किस तरह से होगी। तो उसके लिए मैं एक पॉजिटिव चार्ज को रिलीज करूंगा तो ये रिपल्शन से दूर भगा देगा, इधर रिलीज करूंगा तो इधर भगा देगा, इधर रिलीज करूंगा तो इधर भगा देगा, इधर रिलीज करूंगा तो इधर, तो वो अपने से दूर भगा देगा क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। बात ही बात में एक पॉजिटिव चार्ज के लिए EFL पैटर्न बन गया है कि रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में EFLs बनेंगी। अगर हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो हमें जो EFL का पैटर्न मिलेगा वो रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। इन द सेम वे अगर मैं नेगेटिव चार्ज के लिए सोचूं तो EFL इनवर्ड डायरेक्शन में आएंगी, रेडियली इनवर्ड। अब मेरे बताने से पहले आप सोचें इस बात को कि इसमें रेडियली इनवर्ड क्यों आई, क्योंकि मैंने पॉजिटिव चार्ज को रिलीज किया तो वो रिपल्शन की वजह से दूर भागा। दिस इज द पाथ, दिस इज द पाथ, दिस इज द पाथ, दिस इज द पाथ। और अगर मैंने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लिया और फिर मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज को रिलीज करूंगा, जो रिलीज करूंगा वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव को रिलीज करूंगा तो ये उसको अट्रैक्ट करके अपने पास बुलाएगा। तो चारों डायरेक्शन से रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में EFL ड्रॉ होंगी। ठीक है, सो बात क्लियर। चार्ज अगर पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड, चार्ज अगर नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड। और क्या होगा सर अगर एक से ज्यादा चार्जेस होंगे, तो उसको भी देख लेते हैं कि मान लो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन है, एक सिस्टम है, इस सिस्टम के लिए मैं EFL ड्रॉ करना चाहता हूं। तो पैटर्न वही है कि पॉजिटिव चार्ज को रिलीज किया, पॉजिटिव को अगर रिलीज किया तो यहां से रिपल्शन आया, रिपल्शन आया, इसने अट्रैक्शन लगा करके अपनी तरफ बुलाया, तो हमारा पॉजिटिव चार्ज ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। मतलब जो EFL ड्रॉ होगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरह से होगी। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि सर अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे तो क्या होगा, तो यहां पर अगर छोड़ूंगा तो रिपल्शन से दूर भागेगा और ये भी रिपेल करके दूर भगाएगा, तो दोनों के रिपल्शन से दूर भागेगा, इस तरह से दूर भागेगा, इस तरह से दूर भागेगा, इस तरह से दूर भागेगा। तो ये EFL पैटर्न बन गया। दोनों चार्ज अगर नेगेटिव होंगे, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज इधर से, सॉरी, इधर से ये ऐसे अट्रैक्ट हो जाएगा, इधर से ये ऐसे अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये अट्रैक्ट होकर के इनवर्ड मतलब नेगेटिव चार्ज की तरफ अंदर EFL चले जाएंगे। ठीक है, सिंगल चार्ज की अगर मैं बात कर रहा हूं तो जो मुझे EFL मिल रही है वो स्ट्रेट लाइन मिल रही है, यहां पर रेडियली आउटवर्ड, यहां पर रेडियली इनवर्ड। पॉजिटिव 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 नेगेटिव मतलब दो चार्जेस का सिस्टम अगर मैं ले रहा हूं तो पॉजिटिव नेगेटिव के कॉम्बिनेशन में पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है, दोनों पॉजिटिव के केसेस में दोनों पॉजिटिव से दूर जा रही है, दोनों नेगेटिव के केस में दोनों नेगेटिव की तरफ आ रही है। ठीक है, अब जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे वो वाला पॉइंट मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं, उस पॉइंट को समझना है बेटा ध्यान से। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की थी तो हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था E इक्वल्स टू KQ/R²। तो यहां से हमें पता लगा था कि E प्रोपोर्शनल टू 1/R²। इस कहानी से ये शिक्षा मिली कि अगर मैं चार्ज से दूर जाता हूं, मतलब चार्ज से डिस्टेंस अगर इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे मैं दूर चलता चला जाऊंगा
वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। तो दूर जाने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का डिक्रीज होना। अब इस पॉइंट को दिमाग में रखना कि डिस्टेंस अगर बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, इस चार्ज की या उस चार्ज की, दोनों में से किसी की बात कर लो। यहां अगर मैं चार्ज से दूर जा रहा हूं और आसपास के दो ईएफएल अगर मैंने लिए, जैसे ये वाला और ये वाला ईएफएल मैंने लिया, सो यहां देखता हूं तो इनके बीच का गैप कम है, यहां पर गैप ज्यादा हुआ, और दूर जाता हूं गैप बढ़ गया, और दूर जाता हूं गैप बढ़ गया। तो दूर जाने के साथ में, डिस्टेंस इंक्रीज होने के साथ में गैप इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, सो डिस्टेंस इंक्रीज होने के साथ में गैप इंक्रीज हुआ, यहां डिस्टेंस इंक्रीज होने के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुआ। इसका मतलब गैप इंक्रीज होने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। अगेन डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुआ, डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो गैप इंक्रीज हुआ, गैप अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो ऐसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसका मतलब जहां पर ईएफएल के बीच का गैप इंक्रीज हो रहा हो तो समझ लेना उस डायरेक्शन में मूव करने के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, और अगर गैप डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, और अगर गैप कांस्टेंट रहता है मतलब ईएफएल एक दूसरे के पैरेलल चलती रहती है इक्वी डिस्टेंस, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इसीलिए अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो ईएफएल एक दूसरे के पैरेलल होती है और इक्वी डिस्टेंट होती है, मतलब दो आसपास की ईएफएल के बीच का जो गैप है दैट गैप रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बेसिक कहानी है। अब जरा इन पॉइंट्स में चेक करके देख लेते हैं, एक दो पॉइंट कुछ अभी हमारे डिस्कशन से बचे हुए हैं वो इस पॉइंट में कवर हो जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट तो हमारा क्लियर है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से स्टार्ट होकर के नेगेटिव पर एंड हो जाती है। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सदाबहार पॉइंट है, ये बड़ा एक यूनिवर्सल पॉइंट है, नो टू लाइंस ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। दो ईएफएल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। होपफुली इसका आंसर सब लोग जानते होंगे, क्योंकि दो ईएफएल अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन मिलेंगे। इस ईएफएल के हिसाब से बात करूंगा तो टेंजेंट इस डायरेक्शन में, इसके हिसाब से बात करूंगा तो टेंजेंट इस डायरेक्शन में, तो मुझे एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन मिलेंगे विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, थर्ड पॉइंट पर बात करूं तो टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। ये अभी हमने बात की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा तो हमारे पास में फोर्स का डायरेक्शन आ ही जाएगा। ठीक है, सो ये कहानी हमारी क्लियर हुई। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और है ईएफएल से रिलेटेड, काम के पॉइंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन नेवर एंटर द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर ईएफएल कभी भी एंटर नहीं होती है। मतलब जैसे कोई भी ये कंडक्टर है किसी भी शेप का, कंडक्टर को अगर मैं चार्ज सप्लाई करता हूं तो सारा चार्ज उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है और स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए सारा चार्ज उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो गई तो फिर ईएफएल के अंदर क्या काम, क्योंकि ईएफएल तो वहां पर होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां पर ईएफएल का कोई काम नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि कोई भी ईएफएल कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं करती, बिकॉज इनसाइड द कंडक्टर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि लाइन ऑफ फोर्स लीव्स द सरफेस ऑफ कंडक्टर नॉर्मली। यहां पर अगर मैं ईएफएल ड्रॉ करूंगा तो ये जैसे सरफेस है तो यहां पर ईएफएल इसके परपेंडिकुलर ऐसे मिलेगी, इधर अगर मैं ईएफएल ड्रॉ करूंगा तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे मिलेगी। कंडक्टर की सरफेस के किसी भी पॉइंट पर जो ईएफएल होगा वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इसके पीछे कॉन्सेप्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। ठीक है, सो ये जब हम पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात होगी, वहां हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं ईएफएल। ठीक है, और हमारा जो कंडक्टर होता है उस कंडक्टर की जो सरफेस होती है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, इसीलिए ईएफएल हमेशा कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती है। अभी के लिए ये बात अपने दिमाग में लेकर के चलो कि कंडक्टर की जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है और जो ईएफएल होती है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, इसीलिए ईएफएल हमेशा कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, एक चार्ज कंडक्टर की अगर हम बात करेंगे तो। ठीक है, कॉन्सेप्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस के टाइम पर समझ में आ जाएगा। EFL do not form closed loop as electrostatic field is conservative field। ये लाइन एनसीईआरटी में मेंशन की हुई है और एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो EFL है वो क्लोज लूप नहीं बनाती। जैसे हमने अभी पैटर्न जो देखा था उसमें भी क्या था कि पॉजिटिव टू नेगेटिव कोई EFL जा रही है बट वो घूम करके नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं आ रही है। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रही होती तो हम कहते कि EFL क्लोज लूप बना रही है। EFL क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड होता है।
अब कंजर्वेटिव फील्ड, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड कहानी ये 11th क्लास में हम लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते हैं, डिटेल में नहीं जा रहा हूं, केवल आउटलाइन पर बात कर लेता हूं कि कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब होता है कि क्लोज लूप में जो वर्क डन होता है दैट इज जीरो। ठीक है, अब बहुत डिटेल में इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट है, तो जब लॉज ऑफ मोशन की बात की जाती है तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझा जाता है। कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब ये हुआ कि पार्टिकल या कोई भी चार्ज या कोई भी बॉडी इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक आई और क्लोज लूप के लिए वर्क डन जीरो आया। ठीक है, क्लोज लूप के लिए वर्क डन अगर जीरो आया तो इसका मतलब कंजर्वेटिव फील्ड है। तो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड है, इसीलिए ईएफएल क्लोज लूप नहीं बनाती। फॉर टाइम बिंग इसको अपने दिमाग में रख लो कि क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती, आंसर इज कंजर्वेटिव फील्ड। बाय द चांस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन जाए तो ध्यान रखना कि कंजर्वेटिव फील्ड है, इसलिए एक क्लोज लूप नहीं बनाती है। ठीक है, अब बात ये आती है ईएफएल की बात हमने की, अब उसके बाद में बात आती है कि एक चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन करेगा तो क्या कहानी होगी। सही बात है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ेंगे तो वो मोशन करेगा, चलता हुआ कोई पार्टिकल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा तो उस पर एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन आएगा, उसकी वजह से उसका मोशन अफेक्टेड होगा। हमें यह डिस्कस करना है कि एक चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसका मोशन किस तरीके से होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस हम लेकर के चल रहे हैं और इसमें फर्स्ट केस हम ये लेकर के चल रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैं एक अपनी तरफ से ऐड कर देता हूं और अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब सपोज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब फर्स्ट केस में मैं कह रहा हूं कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। केस ये भी हो सकता है कि पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, केस ये भी हो सकता है कि चार्ज इज मूविंग अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखने को तो तीन अलग अलग केसेस बने, लेकिन तीनों केसेस में कॉन्सेप्ट एक ही काम करेगा, इसलिए एक ही केस में तीनों को कवर कर लिया। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इनिशियल वेलोसिटी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहां अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना आएगा, बेसिक कहानी समझ लेते क्या है। मान लो हमारे पार्टिकल पर जो चार्ज है वो क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा F इक्वल्स टू क्यू एंड दैट इज इक्वल्स टू एम ए और ए इक्वल्स टू क्यू ई अपॉन एम। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यूनिफॉर्म कर दिया तो एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट। यहां से एक बात समझ में आई कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी तो हमारे पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन आएगा दैट विल बी कांस्टेंट, पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलेगा। ठीक है, अब तीनों को कंबाइन करके एक केस क्यों बनाया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कौन से डायरेक्शन में आएगा। सपोज जैसे पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, चार्ज अगर पॉजिटिव है तो फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, मैंने चार्ज को पॉजिटिव मान लिया तो फोर्स इस डायरेक्शन में हो गया, मतलब ए की वैल्यू इस डायरेक्शन में हो गई। पॉजिटिव चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी आ गया। ठीक है, अगर पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में तो एक्सेलरेशन की वजह से पार्टिकल अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड भागेगा, किसी एक्सेलरेशन से मोशन करेगा। अगर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी तो एक्सेलरेशन की वजह से इस डायरेक्शन में पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज होती चली जाएगी। अगर इनिशियल वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो पार्टिकल की स्पीड डिक्रीज होती चली जाएगी। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स जीरो एंड इट रिटर्न्स बैक इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कुल मिलाकर के बात यह है कि इन तीनों में पार्टिकल का जो मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहां स्ट्रेट लाइन मोशन की बात हो रही है, इसीलिए हमने पूरा केस एक साथ बना दिया। फोर्स का क्यूई, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई क्यूई अपॉन एम। अब ए कांस्टेंट है, अब इसमें किसी भी टाइम पर अगर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, जैसे कोई भी क्वेश्चन फ्रेम करके दे दिया, चार्ज की वैल्यू दे दी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी है, इनिशियल वेलोसिटी है तो उसकी वैल्यू दे दी है, या इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और आपसे कह दिया कि t इक्वल्स टू 4 सेकंड पर है, t इक्वल्स टू 3 सेकंड पर, किसी भी टाइम पर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो आप फर्स्ट इक्वेशन से किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से किसी भी इंस्टेंट पर अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आप सेकंड इक्वेशन से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नटशेल में अगर बात की जाए तो इन तीनों में से कोई भी बात होने पर आप एक्सेलरेशन क्यू अपॉन एम लेकर के उसको कांस्टेंट कह करके इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, वन डायमेंशन मोशन के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी सिंपल केस। इससे आगे वाला जो केस है वील हैव टू बी कॉन्शियस फॉर दैट। पहले एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर सेकंड केस पे बात करेंगे, क्योंकि जो केस डिस्कस किया वो क्वेश्चन में अप्लाई तो करके देख ले।
सही बात है, क्वेश्चन में अप्लाई कर लेते हैं। अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऑफ 100 मिलीग्राम, मास दिया हुआ है 100 मिलीग्राम, मतलब 100 इंटू 10⁻³ ग्राम, दैट इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ किलोग्राम। सो ये कितना हो गया 10⁻⁴ किलोग्राम। ये तो मास हो गया, सबसे पहले उसको केजी में कन्वर्ट कर लिया। थ्रोन इन अपोजिट डायरेक्शन टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट डायरेक्शन, फर्स्ट केस वाला मामला आ गया। स्ट्रेंथ इज 1 इंटू 10⁵, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 1 इंटू 10⁵, ठीक है, 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। बहुत बढ़िया। इफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल इज 40 माइक्रोकूलम, ये चार्ज की वैल्यू है 40 माइक्रोकूलम, मतलब 40 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। बहुत बढ़िया। एंड इनिशियल वेलोसिटी इज 200 मीटर पर सेकेंड, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू द रेस्ट मोमेंटरी। पहले तो ये समझ लो कि ये रेस्ट में आएगा क्या, अपोजिट डायरेक्शन में मोशन है, तो सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है, रिटार्डेशन का केस बना, रिटार्डेशन केस बना तो पार्टिकल की स्पीड डिक्रीज होती जाएगी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, पता नहीं कौन से इंस्टेंट पर, बट उसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो रेस्ट में आने से पहले वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी QE/m, इसमें वैल्यूज पुट करके हम एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, कैलकुलेशन वाला पार्ट जहां बात क्लियर होगी, फंडा मैं आपको समझा दूंगा, कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, प्रोसेस समझा दूंगा, अप्रोच समझा दूंगा, ठीक है। अब इसमें सारी वैल्यूज आपके पास में QEM, मैंने यहां पर सारी वैल्यूज मेंशन भी कर रखी है, ठीक है। तो इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लेना कि यहां पर सारी वैल्यूज पुट करके और इसको कैलकुलेट करके आप एक्सीलरेशन की वैल्यू निकाल लें। कैलकुलेशन पार्ट मैं शो नहीं कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन है s, मुझे कैलकुलेट करना है, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a² u की वैल्यू मेरे पास है, a मैंने यहां से कैलकुलेट किया। हाउ मच डिस्टेंस विल ट्रेवल, अच्छा टाइम की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो इट विल बी गुड कि अगर मैं इसमें थर्ड इक्वेशन अप्लाई करूं, अदरवाइज टाइम कैलकुलेट करके फिर करना पड़ेगा, तो फर्स्ट इक्वेशन से टाइम कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्ट थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल स्पीड को 0 कर देंगे, इनिशियल स्पीड हमें गिवन है, a की वैल्यू नेगेटिव, अपोजिट टू मोशन है, रिटार्डेशन है, इसलिए ये वैल्यू नेगेटिव ले लेंगे, s कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। वहीं ये मोशन के डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता तो हम a की वैल्यू को पॉजिटिव ले लेते, इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 होती तो u की वैल्यू 0 कर देते। फंडा एक ही लग रहा है, साइन कन्वेंशन का थोड़ा सा ध्यान रखना, v और a सेम डायरेक्शन में तो प्लस ले लेना, a अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो रिटार्डेशन या डीएक्सेलरेशन का केस बनेगा, ये बेसिक चीज आप जानते हैं, वैसे ही एक बार रिपीट कर रहा हूं, तो a की वैल्यू को नेगेटिव ले लेंगे और ये क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाएगा। अब इसके सेकंड केस पर बात करते हैं। सेकंड केस में हमने क्या किया कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर है, तो फर्स्ट केस में हमने सेम डायरेक्शन में लिया था, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब 0 डिग्री और 180 डिग्री की बात हुई थी। यहां कहानी क्या है कि पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लिया है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी मैंने x के अलोंग ले ली और इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने y के अलोंग ले लिया, ठीक है। इस केस को, ये सारी चीज डिस्कस करने से पहले बेटा एक बार इस डायग्राम को, इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ याद आएगा। 11th क्लास काइनेमेटिक्स प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट भी सेम होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, इस पार्टिकल को हम ग्राउंड से किसी हाइट पर खड़े होकर के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर प्रोजेक्ट कर दे और ग्रेविटी वर्टिकल डायरेक्शन में लगती है तो हमारा पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन या पैराबोलिक पाथ में मोशन करता हुआ ग्राउंड पर पहुंचता है। तो इनिशियल वेलोसिटी x के अलोंग, एक्सीलरेशन और फोर्स y के अलोंग, वही कहानी यहां पर है कि इनिशियल वेलोसिटी इज अलोंग द x एंड द फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द y, क्योंकि एक्सीलरेशन मैंने इस डायरेक्शन में लिया, क्यों लिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को u ले लेता हूं तो प्रोजेक्टाइल मोशन का ही तो फंडा अप्लाई करना है, y के अलोंग जो एक्सीलरेशन आएगा दैट विल बी QE/m, F इक्वल्स टू QE इक्वल्स टू m में से, और x के अलोंग जो एक्सीलरेशन आएगा दैट विल बी 0, क्योंकि y के अलोंग एक्सीलरेशन है उसका, अगर मैं उसको रिजोल्व करूंगा तो x के अलोंग उसका कंपोनेंट 0 आएगा, मतलब x के अलोंग कोई एक्सीलरेशन नहीं है। जब x के अलोंग कोई एक्सीलरेशन नहीं है तो इसका मतलब x के अलोंग वो कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, मतलब हमारा पार्टिकल किसी भी पॉइंट पर हो, या मैं थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगा आपका।
हमारा पार्टिकल किसी भी पॉइंट पर हो, उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या एक्स के अलोंग जो वेलोसिटी होगी दैट विल रिमेन कांस्टेंट। सो अगर मैं एक्स के लिए बात करूंगा तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, बट वाई के अलोंग एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। सो अगर मैं वाई एक्सिस के लिए बात करूंगा तो फिर मैं अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो यहां पर हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एक्स की बात कर रहे हैं वाई की बात कर रहे हैं। अगर एक्स की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला चलेगा, वाई की अगर बात करेंगे तो ये फॉर्मूला चलेगा। अब चेक कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस ट्रेवल इन एक्स डायरेक्शन, एक्स इक्वल्स टू यूटी, वहां से आया। डिस्टेंस एक्स इक्वल्स टू स्पीड यू टाइम टी, ये मिल गया हमको। डिस्टेंस ट्रेवल इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में अगर बात करें तो इक्वेशन ऑफ मोशन। अब एक छोटी सी बात और देख लेना कि इनिशियल वेलोसिटी एक्स के अलोंग है तो वाई के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। इज दैट क्लियर? y के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी इज 0। सो जब मैंने सेकंड इक्वेशन अप्लाई किया s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो इसमें u की वैल्यू 0 कर दी, y के अलोंग बात चल रही है इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0 कर दी, a की जगह मैं q अपॉन m कर दूंगा। तो यहां पर मुझे इक्वेशन मिल जाएगा y इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर, और a की वैल्यू q अपॉन m है, तो y इक्वल्स टू 1/2 और a की वैल्यू हो गई q अपॉन m, और यहां से अगर मैं t कैलकुलेट करूंगा तो x अपॉन u का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू QE x स्क्वायर अपॉन 2mu स्क्वायर, y इक्वल्स टू, तो y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर दैट इज पैराबोला, ठीक है। तो अगेन वो पैराबोलिक, यहां पर a की वैल्यू पुट नहीं की है मैंने, a की वैल्यू पुट करके इक्वेशन बना दे QE x स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन। कॉन्सेप्ट क्या है, फंडा क्या है, उसको अपने माइंड में क्लियर कर लो। फंडा ये है कि सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा तो जिस डायरेक्शन में इनिशियली मोशन है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी को कांस्टेंट रखो और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दो। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। एक्स और वाई का रिलेशन चाहिए तो एक्स और वाई का ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट और इसमें मेंशन किया हुआ है कि एक्सेलरेटिंग अ चार्ज क्यू थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्क एनर्जी थ्योरम के बेसिस पर भी हम समझ सकते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है v, a और b के बीच का, q चार्ज को अगर एक्सेलरेट करेंगे तो एक्सेलरेट करने का मतलब उसकी स्पीड इंक्रीज हुई, स्पीड के इंक्रीज होने का मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कितनी होगी, जितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्व रहनी है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इंक्रीज, qv के इक्वल, क्योंकि वर्क डन qv आएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहते हैं कि चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। वर्क डन कितना है qv, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी qv। जितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई। तो इस तरह से ये कहानी बनी है, ठीक है। यहां तक की कहानी समझ में आई, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? 100% क्लियर है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। A charged particle mass m charge q moves along x axis with velocity v naught। एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज की वैल्यू q है, moves along x axis with velocity v naught। when it passes through the origin it enters a region having uniform electric field E vector equals to minus E j cap। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस वाई के अलॉन्ग है क्योंकि माइनस जे कैप है, विच एक्सटेंड्स अप टू x इक्वल्स टू डी। ये ओरिजिन है x इक्वल्स टू 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक है x इक्वल्स टू डी तक। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द रीजन x ग्रेटर देन d। x ग्रेटर देन d का मतलब कि इस रीजन से निकलने के बाद में हमारा जो चार्ज पार्टिकल है उस चार्ज पार्टिकल के पाथ का इक्वेशन क्या होगा। मैं मेरी लैंग्वेज में क्वेश्चन को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। इस फिगर से अगर मैं क्वेश्चन समझूं तो यहाँ पर ओरिजिन ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। सो हमारा जो पार्टिकल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग है, x इक्वल टू 0 पर वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन माइनस वाई के अलोंग है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस d है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन करेगा और इससे बाहर निकलने के बाद में जो पार्टिकल होगा उस पार्टिकल के पाथ का इक्वेशन क्या होगा ये हमें पता लगाना है, ठीक है। बेसिक कहानी समझ रहे थे, वही प्रोजेक्टाइल मोशन वाला केस बना। मतलब यहां से यहां तक अगर मैं बात करूं तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि हमारा पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ यहां पर पहुंचेगा,
इस पॉइंट पर बेटा अगर बात करें तो एक्स के अलोंग जो उसकी वेलोसिटी है वो तो वी नॉट ही रहेगी, उसमें तो कोई चेंज होना ही नहीं है। वाई के अलोंग में उसकी वेलोसिटी देख लेता हूं कितनी है। अब क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप वाई के अलोंग वेलोसिटी मतलब आप क्यों दिमाग लगा रहे हो कि वाई के अलोंग वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। एक्चुअल में बाहर निकलने के बाद में जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो हमारा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा कुछ इस तरह से। तो ये जो स्ट्रेट लाइन पाथ है मुझे इसका इक्वेशन बनाना है। इस चीज को अगर मैं अलग से ड्रॉ करूं तो यहां पर वेलोसिटी v नॉट इस डायरेक्शन में हो गई, y वाली वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलने के बाद में हमारे पार्टिकल का पाथ ऐसे हो गया। मुझे इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए, क्या होगा। ठीक है, अगर मैं ये एंगल थीटा ले लेता हूं तो मुझे स्लोप कैलकुलेट करना है tan थीटा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c है। अब अगर मुझे यहां से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाना है तो m और c दो चीजें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, c तो हो गया ये इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल्स टू y। यहां से यहां तक का प्रोजेक्टाइल मोशन, अब स्टेप बाय स्टेप चीज को समझते हुए चलना। यहां से यहां तक प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं और y को कैलकुलेट करते हैं। y की अगर बात करें तो y इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर था, y इक्वल्स टू हाफ a का मतलब हो गया QE अपॉन m और t का मतलब हो गया x अपॉन वी नॉट का स्क्वायर, दैट इज y इक्वल्स टू QE x स्क्वायर अपॉन 2m वी नॉट स्क्वायर। ये y की वैल्यू आ गई, यहां से आगे अब ये जो स्ट्रेट लाइन पाथ है इस स्ट्रेट लाइन के लिए अगर बात करेंगे तो c की वैल्यू इस y के इक्वल आएगी, मतलब इंटरसेप्ट की वैल्यू इस y के इक्वल आएगी, जहां पर x की वैल्यू d के इक्वल होगी। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बात करें तो y कितना होगा, इक्वेशन तो ये है y इक्वल टू QE x स्क्वायर अपॉन 2m v नॉट स्क्वायर। ठीक है, बट स्ट्रेट लाइन के लिए अगर बात करेंगे तो इंटरसेप्ट हो गया, तो मुझे ये चाहिए दैट इज इक्वल टू c, और ये चाहिए तो x की वैल्यू कितनी हो गई d। तो यहां पर c के लिए अगर मैं बात करूंगा तो c इक्वल्स टू QE x को मैंने d कर दिया d स्क्वायर अपॉन 2m v नॉट स्क्वायर। ये हमारे स्ट्रेट लाइन के लिए इंटरसेप्ट आ गया। भाई मुझे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर बनाना है तो मुझे m और c दो चीजें चाहिए, तो c तो मैंने लिख दिया QE d स्क्वायर ये इस इक्वेशन से। ठीक है, m का मतलब हुआ स्लोप, स्लोप का मतलब हुआ ये अगर मैं थीटा लेकर के चल रहा हूं तो मुझे tan थीटा चाहिए। सो मैं tan थीटा कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, इसीलिए मैं y वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का लिखूंगा। अब यहां से और यहां तक y एक्सिस के अलोंग अगर हम इक्वेशन लगाएं, ठीक है, तो उस इक्वेशन से हमें ये वेलोसिटी मिल सकती है। इक्वेशन कौन सा लगाएंगे, y के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी 0 है और y के अलोंग ये डिस्प्लेसमेंट y के इक्वल आ गया। अगर मैं इसके लिए इक्वेशन अप्लाई करूं v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ध्यान से देखना बेटा इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस 0, y एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी 0 है। बात क्लियर है? तो प्लस में 2 और एक्सीलरेशन आ गया QE अपॉन m। ठीक है, और s की वैल्यू हो गई है y के इक्वल, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2QE अपॉन m, और y को मैं क्या लिख सकता हूं, y को मैं यहां से लिख सकता हूं QE x स्क्वायर अपॉन 2m v नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से मेरे पास में v की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, v स्क्वायर इक्वल्स टू QE स्क्वायर E स्क्वायर। अच्छा, इस पॉइंट पर बात चल रही है, इस पॉइंट के लिए अगर बात करेंगे तो अगेन मैं x की वैल्यू d लिख दूंगा, तो Q स्क्वायर E स्क्वायर। ठीक है, x को मैंने लिख दिया d, तो d स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर v नॉट स्क्वायर। v अगर कैलकुलेट करोगे तो ये सारे स्क्वायर हट जाएंगे, तो ये वेलोसिटी आ जाएगी QE d अपॉन m v नॉट। बोलो ये बात क्लियर है? ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं एक बार और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं। हमने क्या किया, हमने पहले प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन लिखा, फिर हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलने के बाद में हमारे पार्टिकल का जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c है। सो मुझे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर चाहिए तो m और c चाहिए। c का मतलब हो गया इंटरसेप्ट, इस इंटरसेप्ट की बात करूंगा तो मुझे y कैलकुलेट करना है, उसके लिए x की वैल्यू d है तो x को d पुट करके मैंने c लिख लिया। फिर मुझे स्लोप कैलकुलेट करना है तो मुझे tan थीटा चाहिए। tan थीटा के लिए ये वाला कंपोनेंट मेरे पास v नॉट है, ये वाला कंपोनेंट मैंने थर्ड इक्वेशन अप्लाई करके कैलकुलेट किया, तो यहां से मुझे m इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू वैल्यू मिल जाएगी QED अपॉन m v नॉट और अपॉन में x वाला कंपोनेंट v नॉट, ये m की वैल्यू आ जाएगी।
यहां पर उसको पुट कर देंगे। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसका ध्यान रखना। m की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, ठीक है, c की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, सोल्व कर लेंगे, हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगा। जो स्लोप है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस बात को ध्यान से देखना है। जो स्लोप है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। स्लोप इस डायरेक्शन में है, मतलब हमारा पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है, तो इस वैल्यू को नेगेटिव कर लेना है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अब बस m और c की वैल्यू उठा करके जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है y = mx + c, उसमें पुट कर देंगे, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कहानी स्टार्ट होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कहानी समझ लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को समझ लिया हमने। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है कि किसी भी सरफेस में से कितने ईएफएल पास होकर के जा रहे हैं, राइट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी सरफेस में से कितने ईएफएल पास हो रहे हैं। अगर ईएफएल का नंबर ज्यादा है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा है, ईएफएल का नंबर अगर कम है तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम है, ठीक है। ये तो हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीनिंग। अब अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला चाहिए, तो फॉर्मूला क्या है कि मान लो कोई भी एक सरफेस है और इस डायरेक्शन में या किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मुझे इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो मैंने एक एलिमेंट लेकर के लिए उसके लिए ई वेक्टर और डी ए वेक्टर दिखाया, ठीक है। ये जो डी ए वेक्टर है इसको हम कहते हैं एरिया वेक्टर, राइट। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन में ले जाता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। जो डीए वेक्टर है वो हमेशा सरफेस के नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन में लेंगे, तो डीए वेक्टर इस डायरेक्शन में आ गया, ई और डीए के बीच में ये एंगल थीटा आ गया। तो इस एलिमेंट के लिए जो फ्लक्स होगा वो होगा ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। अब इसको डीए वेक्टर भी कह सकते हैं और डीएस वेक्टर भी कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहो। तो किसी भी एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसके इक्वल आएगा। पूरे के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेशन कर दूंगा ई डीएस कॉस थीटा, ठीक है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया इंटीग्रेशन ई डीएस कॉस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द एरिया, मतलब नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। और बाकी की बात नेक्स्ट स्लाइड में अगर देखें तो अभी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के एक्सप्रेशन की बात की थी कि फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के लिए अगर बात करेंगे तो ई डीएस कॉस थीटा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू थीटा पर डिपेंड है, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू अगर 0 होगी तो फाई की वैल्यू कितनी आएगी? फाई इक्वल्स टू ई डीएस दैट विल बी मैक्सिमम, और 90 डिग्री होगा तो फाई की वैल्यू 0 आएगी। थीटा की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या हुआ कि ई और डीएस के बीच का एंगल 0। इसका मतलब हमारी जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अगर हमारी सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम आती है। अगर वो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होती है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम दैट इज 0, ठीक है। यूनिट वगैरह तो देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लक्स ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज गोज आउट ऑफ द सरफेस, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ये एक क्लोज सरफेस है, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो आउटवर्ड होगा या नहीं होगा? बाहर की तरफ, मतलब ईएफएल बाहर की तरफ निकलेंगे। सो फ्लक्स ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज गोज आउट ऑफ द सरफेस। एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो सरफेस से बाहर निकलता है, और एक नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो सरफेस के अंदर जाएगा। सो पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर हम बात करें तो आउटवर्ड फ्लक्स होगा। आउटवर्ड फ्लक्स को हम लेते हैं हमेशा पॉजिटिव। पॉजिटिव की जगह अगर नेगेटिव चार्ज लेंगे तो ईएफएल ऐसे अंदर की तरफ जाएंगी, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर जाएगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर जाएगा तो उसको हम कहेंगे इनवर्ट फ्लक्स, और इनवर्ट फ्लक्स की वैल्यू होगी हमेशा नेगेटिव। सो सरफेस के अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड फ्लक्स होगा, फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। नेगेटिव है तो इनवर्ट होगा और उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है। अब इसके बाद में गॉस लॉ पर बात करते हैं। गॉस लॉ क्या है? गॉस साहब ने एक बहुत बढ़िया बात बोली थी, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना हो तो गॉस साहब ने ये कहा था कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो उस सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है उसका और मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी जिसमें उस सरफेस को रखा गया है उन दोनों के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। दिस लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E through any closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the net charge Q, ठीक है। तो Q upon epsilon naught आएगा
नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका मतलब किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो दो चीजों पे डिपेंड है, एक तो सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, दूसरा ये कि सरफेस को कौन से मीडियम में रखा है। ये मैं वैक्यूम लेकर के चल रहा हूं तो मैं अपॉन में एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूं, अगर मैंने उसको किसी मीडियम में रखा होता तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन लिख देते। किस किस चीज पे फ्लक्स की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इनसाइड द सरफेस एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब सरफेस के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, यहां चार्ज रखा है, यहां चार्ज रखा है, यहां चार्ज रखा है। जैसे मैं एग्जांपल लेकर के चलता हूं कि मैंने एक केस में सरफेस के अंदर चार्ज लिया है प्लस क्यू, दूसरे केस में यहां पर लिया है प्लस क्यू बाई 3, यहां पर लिया है प्लस क्यू बाई 3, यहां पर लिया है प्लस क्यू बाई 3। दोनों केसेस में सरफेस के अंदर चार्ज की वैल्यू सेम है, यहां पर भी क्यू और यहां पर भी क्यू, तो दोनों के लिए फ्लक्स की वैल्यू सेम है। इसका मतलब चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू डिपेंड नहीं करती। दूसरा फैक्टर देखना, मैंने एक क्यूब लिया और उस क्यूब के सेंटर पर क्यू चार्ज रखा, ठीक है। अब मैंने एक बड़ा क्यूब बना दिया और बड़ा क्यूब बना करके अब उसके सेंटर पर भी प्लस क्यू चार्ज रख दिया। दोनों कंडीशन में फ्लक्स की वैल्यू सेम आएगी, इसका मतलब साइज पर भी डिपेंड नहीं है। क्यूब की जगह अगर मैं इस पे ले लूं, उसके सेंटर पर क्यू चार्ज रख दूं तो इसके लिए भी उतना ही आएगा, इसके लिए भी उतना ही आएगा। कुल मिलाकर के जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो केवल चार्ज पे डिपेंड कर रहा है कि अंदर चार्ज कितना है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं है, साइज पर डिपेंड नहीं है, शेप पर डिपेंड नहीं है, और बाहर कितना चार्ज रखा हुआ है उस पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम शेप, साइज एंड नेचर ऑफ सरफेस। गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द वेक्टर फील्ड्स व्हिच ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब जहां पर फोर्स की वैल्यू डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी वहां पर गॉस लॉ एप्लीकेबल है, ठीक है। एक पॉइंट और है कि गॉस और कूलम्ब्स लॉ आर कंपेरेबल। कंपेरेबल का मतलब ये हुआ कि मैं गॉस लॉ को यूज में लेकर के कूलम्ब्स लॉ को प्रूव कर सकता हूं और कूलम्ब्स लॉ को यूज में लेकर के गॉस लॉ को प्रूव कर सकता हूं, ठीक है। तो अभी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की, गॉस लॉ की बात की, ठीक है। इसके बाद में बात होगी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन की अगर बात करें तो गॉस साहब के लॉ को या थ्योरम को दो तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। गॉस साहब ने यह बताया कि अगर आपके पास में कोई क्लोज सरफेस हो और उस सरफेस के अंदर कोई चार्ज रखा हो या सरफेस पर कोई चार्ज रखा हो और आपको उससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना हो तो आप मेरे लॉ को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हो। एक बात तो ये। दूसरा उन्होंने ये बताया कि कोई भी पॉइंट चार्ज है या कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो अलग अलग तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। लाइन पर भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो भी गॉस लॉ को काम में लिया जा सकता है। इन दोनों ही सेगमेंट पर अच्छे तरीके से हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए अगर चार्ज की वैल्यू गिवन है और हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसमें एक क्यूब वाला एग्जांपल है और वो एग्जांपल कई बार एग्जाम में आ चुका है, जेईई मेन में कई बार उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन चुका है। उससे रिलेटेड बेटा 3 केसेस यहां पर लिखे हुए हैं। फर्स्ट केस तो बहुत सिंपल है, अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब। मैंने किसी भी साइड का एक क्यूब बनाया, क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूंगा तो साइज और शेप पर तो डिपेंड करेगा नहीं, तो मैंने क्यूब बना करके उसके सेंटर पर क्यू चार्ज रख दिया। अब अगर इसके लिए मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो फाई इक्वल्स टू गॉस लॉ से अगर बात करूंगा तो टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस इज क्यू, सो फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसमें अगर मैं किसी भी फेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करूं, फेस का मतलब हुआ ये जो सरफेसेस बनी हुई है, तो क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, चार्ज बिल्कुल सेंटर पर है। पूरे क्यूब के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो फ्लक्स की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रही है। सिमेट्री के बेसिस पर अगर बात करो तो सारे फेसेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू सेम आनी चाहिए, क्योंकि सब में से ईएफएल जो पास होंगी वो सेम ही पैटर्न पर पास होंगी। तो किसी भी एक फ्लक्स के लिए, एक भी फेस के लिए अगर मैं बात करूंगा तो फ्लक्स की वैल्यू क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। सेकंड केस में अगर बात करें तो अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ फेस ऑफ द क्यूब, ठीक है। अब ये वाली बात थोड़ी सी ध्यान से समझनी है। अब मैंने चार्ज को क्यूब के सेंटर पर नहीं रखा, अब मैंने चार्ज को रखा है किसी भी एक फेस के सेंटर पर, ठीक है। सिचुएशन चेंज कर दी, फेस के सेंटर पर रखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर गॉस लॉ किस तरीके से काम करेगा, अब देखा जाए तो चार्ज अंदर भी और बाहर भी, क्योंकि सरफेस पर रखा हुआ है, ठीक है।
दोनों केसेस को बेटा अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पर तो चार्ज टोटली अंदर था, बट यहाँ पर चार्ज सरफेस पर रखा हुआ, तो यहाँ मुझे फ्लक्स को कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि चार्ज अंदर था। यहाँ अगर मैं बात करूं तो चार्ज सरफेस पर, तो इसकी वजह से क्यूब के लिए कुछ फ्लक्स तो आएगा, ये तो मुझे क्लियर हो गया, लेकिन मैं इस चार्ज को पूरी तरह से क्यूब के अंदर कह भी नहीं सकता। तो यहां पर गॉस साहब ने हमको एक बहुत बढ़िया तरीका बताया। गॉस साहब ने यह कहा था कि जब भी इस तरीके की सिचुएशन बने कि दहलीज पर चार्ज हो, दहलीज का मतलब सरफेस पर हो या कॉर्नर पर चार्ज हो, मतलब चार्ज ना तो अंदर की तरफ हो ना ही चार्ज बाहर की तरफ हो, तो ऐसी सिचुएशन में एक क्लोज सरफेस को इमेजिन कर लो, एक क्लोज सरफेस अपनी तरफ से इमेजिन करो और वो इस तरीके से इमेजिन करो कि ये चार्ज उस क्लोज सरफेस के पूरी तरह से अंदर आ जाए और चार्ज के अबाउट सिमेट्री भी बन जाए। ठीक है, अब ये केस के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होगा। जैसे चार्ज यहां पर रखा हुआ है, मैंने इमेजिन किया कि अगर मैं इस क्यूब के ऊपर ऐसा ही एक क्यूब और टिका दूं, इस क्यूब के ऊपर ऐसा ही एक क्यूब और रख देता हूं, ये इस तरीके से सेम डायमेंशन का बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तरह का क्यूब रख दिया, ये पूरी क्लोज सरफेस बन गई बेटा। इस पूरी क्लोज सरफेस के लिए अगर मैं फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा दैट विल बी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अब तो चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर है। अगर मैं इस पूरी सरफेस की बात करूं तो चार्ज पूरी तरह से अंदर है, तो पूरी क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गई। अब चार्ज की सिमेट्री क्यों चाहिए? सिमेट्री इस वजह से चाहिए कि इजीली मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं फ्लक्स की वैल्यू को। सिमेट्री है तो दोनों क्यूब के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू सेम आएगी, जितना फ्लक्स इसके लिए आएगा उतना ही फ्लक्स इसके लिए भी आना चाहिए। पूरी के लिए अगर मैं बात करूं तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, किसी भी एक क्यूब के लिए बात करूं तो दोनों की हिस्सेदारी बराबर, तो किसी भी एक क्यूब के लिए अगर मैं फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा तो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। बात क्लियर? तो ये लिखा हुआ है क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसी सीक्वेंस में तीसरे केस पे बात करते हैं कि अभी तो मैंने फेस के मिड पॉइंट पर चार्ज को लिया, क्या होगा अगर क्यूब के कॉर्नर पर चार्ज को रख दिया जाए? जैसे मैंने यहां पर क्यूब बनाया अगेन और मैंने किसी एक कॉर्नर पर चार्ज को रख दिया, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट वही है जो यहां पर था कि एक क्लोज सरफेस को इमेजिन करो, फ्लक्स कैलकुलेट करो, सिमेट्री के बेसिस पर फ्लक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कॉन्सेप्ट वही काम करेगा। यहां अगर मैंने कॉर्नर पर चार्ज रखा तो अब क्लोज सरफेस इमेजिन कैसे करेंगे? ठीक है, इसको इमेजिन करने के लिए थोड़ा सा विजुअलाइज करो। विजुअलाइज कैसे करो कि आप ये वीडियो किसी ना किसी रूम में बैठ करके देख रहे हैं या वीडियो रूम में बैठ करके नहीं देख रहे, तो इमेजिन कर लो कि एक रूम है, उस रूम को एक क्यूब कंसीडर कर लो, उस क्यूब के कॉर्नर पर एक चार्ज हो गया। जैसे मैं इस रूम के लिए बात करूं तो यहां कॉर्नर पर मैंने चार्ज को कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब मैं क्लोज सरफेस किस तरीके से बनाऊंगा? मैं इस क्यूब के एडजॉइनिंग एक क्यूब और एज्यूम कर लूं, फिर इसके एडजॉइनिंग एक क्यूब पीछे की तरफ एज्यूम कर लूं, एडजॉइनिंग जो क्यूब मैंने बनाया था उसके एडजॉइनिंग एक क्यूब इधर की तरफ कंसीडर कर लूं, तो 1 2 3 और 4, इस तरह से 4 क्यूब बन गए, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्यूब की एक फ्लोर और बना देता हूं, चारों क्यूब्स के ऊपर एक एक क्यूब और रख दिया, इसके ऊपर एक क्यूब आ गया, पास वाले के ऊपर एक क्यूब आ गया, उसके पास ऊपर एक क्यूब आ गया, उसके ऊपर एक क्यूब आ गया, 8 क्यूब टोटल बन गए। अब अगर मैं इस पूरी क्लोज सरफेस को देखूं और इमेजिन करूं तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये चार्ज बिल्कुल बीच में आ गया है 8 क्यूब्स के, और पूरी एक क्लोज सरफेस बन गई जिसके लिए फ्लक्स की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। पूरी क्लोज सरफेस का मतलब इंक्लूडिंग 8 क्यूब्स, तो पूरी क्लोज सरफेस के लिए अगर मैं फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। सिमेट्री के बेसिस पर अगर बात करूं तो सारे क्यूब का हिस्सा बराबर बराबर, सबकी हिस्सेदारी बराबर बराबर, तो किसी भी एक क्यूब के लिए अगर मैं बात करूंगा तो फ्लक्स की वैल्यू क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी, क्योंकि मैंने 8 क्यूब की बात की है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस सेगमेंट में समझने वाली चीज क्या है कि चार्ज की जो भी पोजीशन हो, या तो चार्ज सरफेस के अंदर हो, अब सरफेस के अंदर चार्ज कौन सी पोजीशन पर रखा है, इट डजंट मैटर, शेप क्या है, साइज क्या है, इट डजंट मैटर, बाहर चार्ज कितना है, इट डजंट मैटर। अगर चार्ज सरफेस के अंदर रखा हुआ और फिर मुझे सरफेस के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से मैं कैलकुलेट कर दूंगा। लेकिन अगर इस तरीके की या इस तरीके की कोई सिचुएशन हो कि ना तो चार्ज बाहर है और ना ही अंदर है, देखो चार्ज अंदर है तो फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ ही जाएगा, चार्ज अगर बाहर है तो फ्लक्स की वैल्यू 0 आ ही जाएगी। बट बेटा जब इस तरीके की कोई सिचुएशन बने तो आपको एक क्लोज सरफेस इमेजिन करनी है और उस क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करना है। क्लोज सरफेस को इमेजिन करते टाइम में इस बात का ध्यान रखना है कि सिमेट्री बने, और पूरी क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स को कैलकुलेट करने के बाद में सिमेट्री के बेसिस पर सबका बराबर बराबर हिस्सा कर दो। देख लो 4 बने हैं, 8 बने हैं, या जो भी केस बन रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। जनरली क्यूब वाली बात पूछी जाती है। क्लियर हुई ये बात? नेक्स्ट सेगमेंट पे बात करते हैं
उससे पहले एक क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लेते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पूरी तरह से फीलिंग आ जाएगी कि क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है। अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट वन कॉर्नर ऑफ द क्यूब। अब मैंने ये क्यूब लिया और उस क्यूब के कॉर्नर पर एक चार्ज है। As shown in the figure, the flux of the electrostatic field E through the shaded area। ये जो शेडेड एरिया दिखाया है, इस शेडेड एरिया से पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन को फ्रेम करने में थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाइए बेटा। स्मार्टनेस किस तरीके से दिखाइए क्वेश्चन को फ्रेम करने में। शेडेड पोर्शन दिखाया और ये जो शेडेड पोर्शन है ये दो फेसेस में लिया गया है। ध्यान से अगर आप देखें तो दो फेसेस में लिया गया है, मतलब ऊपर वाला जो फेस है उसका आधा पोर्शन शेडेड है और राइट साइड में जो फेस है उसका आधा पोर्शन शेडेड है। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो दोनों शेडेड पोर्शन मिलकर के एक फेस का एरिया बन जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन को बनाने में थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाइए कि आप थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इधर की तरफ भी और इधर की तरफ भी है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एरिया कितना है जिसमें से मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना है। एक फेस का जो एरिया है उतना ही तो एरिया है, तो एक फेस का एरिया मतलब एक फेस में से पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना है। उसको थोड़ा सा प्रेजेंट अलग तरीके से कर दिया, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली क्वेश्चन यह है कि क्यूब के किसी एक कॉर्नर पर चार्ज रखा है और मुझे किसी एक फेस से पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना है, किसी एक फेस से पास होने वाला। ठीक है, अब कॉर्नर वाला केस अभी हमने प्रीवियस सेगमेंट में डिस्कस किया था कि कॉर्नर पर अगर चार्ज रखा हुआ है तो भैया कितने क्यूब एज्यूम करने हैं। अभी हमने बात की थी एक तो है ही, 7 और एज्यूम करेंगे, टोटल 8 क्यूब बनेंगे। 8 क्यूब बनेंगे तो पूरे क्लोज सरफेस के लिए अगर बात करेंगे तो फ्लक्स की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। ठीक है, एक क्यूब की अगर बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, एक क्यूब की अगर बात करेंगे तो उसके लिए कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से बात स्टार्ट होती है कि क्यूब के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट आ गया, बिल्कुल आ गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब बात को थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा कि कॉर्नर पर ये चार्ज रखा हुआ है, इसके लिए अगर मैं ईएफएल ड्रॉ करूंगा, ठीक है, इसके लिए ईएफएल ड्रॉ करूंगा, फिर आप इमेजिन कर लेना किसी एक कॉर्नर पर, ऊपर वाले कॉर्नर पर, इधर वाले कॉर्नर पर, किसी भी एक कॉर्नर पर चार्ज को अज्यूम कर लो। अगर मैं उसके लिए ईएफएल ड्रॉ करूंगा तो ये जो ईएफएल है इस कॉर्नर की वजह से इस फेस में से ईएफएल पास नहीं होगा, मतलब इसके लिए फ्लक्स की वैल्यू 0 आएगी। ऐसे ही इस वाले फेस के लिए अगर बात करूं तो ईएफएल पास नहीं होगा, 0 आएगी। इसके पैरेलल चलेंगी ईएफएल। जैसे इस कॉर्नर पर अगर मैं चार्ज को इमेजिन करूंगा और ईएफएल ड्रॉ करूंगा तो इधर वाला जो फेस है उसके पैरेलल ईएफएल चलेंगे, उधर की तरफ भी जाएंगे ईएफएल, इधर की तरफ भी जाएंगे, लेकिन इस वाले फेस में से ईएफएल पास नहीं होगा, तो इसके लिए फ्लक्स 0 आएगा, इस वाले फेस के लिए फ्लक्स 0 आएगा, ऊपर वाला जो फेस मतलब छत है उसके लिए भी फ्लक्स की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जिस भी कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ है उस कॉर्नर से रिलेटेड जो 3 फेसेस हैं उन 3 फेसेस के लिए फ्लक्स की वैल्यू विल बी 0। ठीक है, यहां मैंने चार्ज को इस कॉर्नर पर लिया तो इस फेस के लिए 0 आएगा, इस फेस के लिए 0 आएगा, और ये जो पीछे वाला फेस है उसके लिए, मतलब इधर वाले फेस के लिए 0 है। ठीक है, जो नीचे रखा है इधर वाला जो फेस है उसके लिए 0 है, और उधर वाला जो फेस है उसके लिए 0, मतलब 3 फेस के लिए 0 है। क्यूब के लिए फ्लक्स की वैल्यू क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट है। क्यूब के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट है, और फेसेस के लिए अगर बात करूंगा तो 3 फेसेस के लिए वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब ये जो फ्लक्स है ये बचे हुए 3 फेसेस में इक्विलिब्रियमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 3 फेसेस मेरे पास में बचे हुए हैं, क्यूब के लिए ये है, तो एक फेस के लिए अगर मैं बात करूं तो 1/3 क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। वेरी सिंपल। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारे पास में क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आधा आधा फेस लेकर के पूरे एक फेस के एरिया बना दिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली हमें एक फेस के लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कॉर्नर पर अगर चार्ज रखा हो तो 3 फेसेस के लिए फ्लक्स 0 आएगा। क्लियर? चलो, अब दूसरा जो सेगमेंट है गॉस लॉ के एप्लीकेशन का, जिसमें हमने बात की थी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कहीं पर भी अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो साहब हम गॉस लॉ को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। कई एप्लीकेशंस है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनता है। हमारे सामने रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, डेरिवेशन की हमें कोई जरूरत नहीं है। बाकी इसकी बेसिक कहानी मैं बता देता हूं कि ऐसे केसेस में डेरिवेशन किया कैसे जाता है। उसके लिए भी गॉस साहब ने 3-4 स्टेप्स बताए थे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो 3-4 स्टेप है। 3-4 स्टेप क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि आपको जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले सेगमेंट की बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, वहां से पास होते हुए एक क्लोज सरफेस आप इमेजिन करते हो। ये मैं आपको एक आउटलाइन बता रहा हूं कि गॉस लॉ यहां पर अप्लाई कैसे होता है। जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करता है वहां से पास होती हुई एक क्लोज सरफेस को इमेजिन करोगे जिसको गॉसियन सरफेस कहेंगे।
उसको ड्रॉ करते टाइम में सिमेट्री का ध्यान रखेंगे कि जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अबाउट वो जो क्लोज सरफेस हमने गॉसियन सरफेस जो हमने बनाई है उसकी सिमेट्री हमको मिल जाए। दूसरी बात कि एलिमेंट जब हम लेंगे तो ई वेक्टर और डीएस वेक्टर दिखाएंगे तो उनके बीच में एंगल ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर एलिमेंट के लिए एंगल की वैल्यू अलग अलग आ रही है, क्योंकि अगर वो वैल्यू अलग अलग आएगी तो हम ई डॉट डीएस को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। बेसिक कहानी क्या है कि गॉस सामने ये कहा था कि सब फाई इक्वल्स टू क्लोज सरफेस ई डॉट डीएस एक ही होता है और फाई इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये होता है। ये हमारा फ्लक्स को कैलकुलेट करने का बेसिक फॉर्मूला है, ये हमको गॉस साहब ने बताया था। तो उन्होंने कहा था कि साहब इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस से आप फ्लक्स कैलकुलेट करोगे और मेरे लॉ से क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट अप्लाई करके फिर आप फ्लक्स कैलकुलेट करोगे। यहां से अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होता है। तो जब आप ये चीज कैलकुलेट करोगे तो आपको जरूरत पड़ेगी ई और डीएस के बीच के एंगल की। अगर आपने कोई भी शेप ले ली तो एंगल लेने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो सिमेट्री बनाते टाइम में इस बात का भी ध्यान रखना कि ई और डीएस के बीच का एंगल लेने में प्रॉब्लम नहीं आए। फिर हम एलएचएस को कैलकुलेट करते हैं, जो भी चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर आता है उसके अकॉर्डिंग क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट मतलब आरएचएस को कैलकुलेट करते हैं। एलएचएस और आरएचएस को कैलकुलेट करने के बाद ई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, इनमें से कोई सा भी केस हो। दिस इज अ बेसिक अप्रोच। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो ये बेसिक अप्रोच है, ये बेसिक अप्रोच काम में लेनी है, काम इसी से होगा। अब रिजल्ट्स देख लेते हैं कौन कौन से केसेस में क्या क्या रिजल्ट्स आए, वो डायरेक्टली हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, होलो कंडक्टिंग स्फीयर, इंसुलेटिंग स्फीयर, और इसमें मैं ऐड कर देता हूं स्फेरिकल शेल। ठीक है, एक कंडक्टिंग स्फीयर या स्फेरिकल शेल के लिए अगर बात करें जिसका रेडियस हमें दिया हुआ है, पी पॉइंट हमें दिया हुआ है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या लिखते हैं, तीन रिजल्ट्स आते हैं। आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर, मतलब बाहर के पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आती है। सरफेस पर अगर बात करेंगे तो उसकी वैल्यू स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर हो जाता है, तो ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर आ जाता है सरफेस के लिए। अंदर के पॉइंट पर अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। क्यों होगा जीरो, क्योंकि चार्ज सप्लाई करने पर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। अंदर अगर मैं गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करूंगा तो उसके लिए क्यू इन की वैल्यू जीरो आएगी, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा। तो रिजल्ट्स क्या है, बाहर के पॉइंट पर के क्यू अपॉन छोटा आर स्क्वायर, सरफेस पर अगर बात करें तो के क्यू अपॉन बड़ा आर स्क्वायर, और अंदर के पॉइंट पर बात करें तो जीरो। अब ये एक्सप्रेशन हम सिग्मा की फॉर्म में भी लिखते हैं। सिग्मा क्या चीज होती है, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब है पर यूनिट एरिया जो चार्ज है, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। पर यूनिट एरिया अगर कैलकुलेट करो भाई, पूरा चार्ज कैपिटल क्यू हो गया, रेडियस आर होगी, तो एरिया 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब एक्सप्रेशन मैंने ये क्यू की फॉर्म में बोले थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन बड़ा आर स्क्वायर, अंदर के पॉइंट पर जीरो। ये सिग्मा की फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं। क्यू को हम सिग्मा की फॉर्म में यहां से ले लेते हैं, तो क्यू इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। ठीक है, सो इनके लिए स्पेशली कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये तरीका मालूम होना चाहिए कि चार्ज की फॉर्म में तो एक्सप्रेशन मुझे याद है। अब अगर मुझे वो एक्सप्रेशन सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा की फॉर्म में लिखने तो क्या करना है, तो मुझे क्यू को सिग्मा में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और उसके लिए मुझे सिग्मा मालूम होना चाहिए, और सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो वहां से क्यू इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा बन जाएगा। अब जहां भी क्यू है वहां पर ये वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे पास में सिग्मा की फॉर्म में एक्सप्रेशन आ जाएगा। ग्राफ की अगर बात करें तो आर इक्वल टू 0 से लेकर के आर इक्वल टू आर मतलब सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आ गई। बाहर के पॉइंट पर बात करेंगे तो ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर बनेगा, तो ये कर्व फॉर्म में ऐसे डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ आया। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन पर चलते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन में लिया है हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज, मतलब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो एक स्ट्रेट वायर पर इनफाइनाइट लेंथ का हमने एक वायर लिया है, उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब हम बात करेंगे लैम्बडा की। ये चार्ज डेंसिटी है, जैसे अभी हमने सिग्मा की बात की, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, लैम्बडा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब हुआ पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब हुआ पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं लैम्बडा की, ये लेंथ है इनफाइनाइट, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, एक्सप्रेशन आता है लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट कंसीडर। ठीक है, तो रिजल्ट डायरेक्टली याद रखना है, अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, तो वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर मिलेगा। डायरेक्शन तो हम डिसाइड कर ही सकते हैं कि भाई पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को दूर भगा दो, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के
सॉरी चार्ज के डायरेक्शन में बुला लो। तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को दूर भगा दो, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पास बुला लो। ठीक है, नेक्स्ट पर अगर बात करें, नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ये इनफाइनाइट एक्सटेंट की एक हमने शीट ली है जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इनफाइनाइट एक्सटेंट की एक चार्ज शीट अगर हम लेते हैं जिसमें एक साइड पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज है तो दूर चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज है तो उसके तरफ आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हमेशा उस शीट के परपेंडिकुलर आएगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ द चार्ज। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें जो पिछले केसेस में नहीं थी, यहां अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को देखूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आर पर डिपेंड नहीं है। आर का मतलब जो पॉइंट हमने कंसीडर किया है उसका चार्ज से या शीट से डिस्टेंस, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं है। इसका मतलब आसपास के सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कंसीडर टू बी कांस्टेंट। Intensity of electric field does not depend upon the distance of the point from the sheet. For the points in front of the sheet, there is an equipotential region near the charge sheet. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं है तो वहां पर एक इक्विपोटेंशियल रीजन बनता है, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड बात है, इसके लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन में बात करें तो अब हमने इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया कि शीट पर अभी मैंने एक सरफेस पर चार्ज की बात की थी, अब अगर मैं दोनों सरफेसेस पर चार्ज की बात करता हूं तो एक साइड में चार्ज होने पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया था, दोनों साइड में अगर चार्ज होगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक है, यहां भी चार्ज है और यहां भी चार्ज है, राइट। अगेन यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज आल्सो इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है और डायरेक्शन जो आएगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द शीट। ये वही वाली बात हो गई हमारी। चलो ये एक्सप्रेशंस याद रखते हुए चलना है, सारे एक्सप्रेशंस टिप्स पर होने चाहिए। डेरिवेशन को हम यहां पर कंसीडर नहीं कर रहे हैं, डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट, अब कुछ केसेस लिए हुए हैं उनमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पर। जैसे हमने फर्स्ट केस लिया कि हमारे पास में दो शीट है, दोनों पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा और सिग्मा है और दोनों पर चार्ज पॉजिटिव है। अब मैंने पॉइंट लिया है ओ, पी और आर, मुझे इन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ओ पॉइंट पर अगर बात करूंगा तो पहले डायरेक्शन दिखाओ, इस पॉजिटिव की वजह से डायरेक्शन इधर आया, इस पॉजिटिव की वजह से भी डायरेक्शन इधर आया, तो E1 और E2 सेम डायरेक्शन में हुए। एक साइड में चार्ज है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया O पॉइंट पर। P पॉइंट पर अगर बात करूंगा तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डिफरेंस लूंगा तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन, ये 0 आ गया। R पॉइंट पर बात करूंगा तो अगेन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आएंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट करूंगा, ये अगेन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो ये कहानी अपने को क्लियर है। इसी में सेकंड केस ये ले लेते हैं कि एक पर पॉजिटिव और दूसरे पर नेगेटिव है। खेल बेसिकली इसमें डायरेक्शन का, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन वाली कहानी क्लियर होनी चाहिए क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आना ही है। अब सेम डायरेक्शन में होंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो यहां अगर मैं बात करूं तो एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दूसरी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट आएंगे, पॉजिटिव की वजह से राइट में आया, नेगेटिव की वजह से लेफ्ट में आया, बीच वाले पॉइंट पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आएंगे, वहां पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब दो शीट्स की बात हो और किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना तो डायरेक्शन लेकर के रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन पर चलते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है गॉस लॉ से रिलेटेड। क्या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए। अब कॉन्सेप्चुअल जितनी भी चीजें अभी तक हमने फ्लक्स और गॉस लॉ ये सारी चीजें अभी हमने पढ़ी है उनसे रिलेटेड बात है। द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटरिंग इनटू अ गॉसियन सरफेस प्रोवाइड नेगेटिव फ्लक्स। अगर EFL गॉसियन सरफेस के अंदर एंटर हो रही है, एंटर हो रही है मतलब EFL अंदर जा रही है, EFL अंदर जा रही है तो फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। हमने डिस्कस किया था एक फ्लक्स आउटवर्ड होता है, एक फ्लक्स इनवर्ड होता है। आउटवर्ड फ्लक्स की बात करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव, और इनवर्ड फ्लक्स की बात करेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो ये तो नेगेटिव होता है, बात सही है। A charge Q is placed at the center of a Q, the flux through all the faces will be same. सेंटर पर रखेंगे तो सबकी हिस्सेदारी बराबर आएगी, that will be Q upon 6 epsilon naught। ये बात भी सही है। In uniform electric field, net flux through a closed Gaussian surface containing no charge is 0। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं किसी भी क्लोज सरफेस को रखूंगा, ये पॉइंट हम डिस्कस भी कर लेते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें कोई भी क्लोज सरफेस रख दे, स्फेरिकल हो, क्यूबिकल हो, सिलेंड्रिकल हो, कोई भी क्लोज सरफेस रख दे, उसके लिए फ्लक्स की वैल्यू 0 आएगी।
बिल्कुल सही बात है, फ्लक्स की वैल्यू जीरो आएगी, अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। क्यों आएगी जीरो? क्योंकि ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर यूं मैं इसको कैलकुलेट करने बैठूं तो ये अपने आप में एक बहुत ही कम्बरसम सिचुएशन बन जाएगी, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला बन जाएगा कि एलिमेंट लेकर के इनवर्ट फ्लक्स को कैलकुलेट करूं, उसमें एंगल अलग अलग आएंगे। सिंपल लॉजिक से अगर मैं सोचूं तो भाई साहब यहां से ईएफएल एंटर हुआ, यहां से एग्जिट कर गया, एंटर हुआ 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 एग्जिट कर दिया। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जितने ईएफएल जिस तरह से एंटर करेंगे, जिस तरह से, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, जितने ईएफएल जिस तरह से एंटर करेंगे उतने ईएफएल उतने उसी तरीके से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो हम जितना इनवर्ट फ्लक्स कहेंगे उतना ही आउटवर्ड फ्लक्स कहेंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द क्लोज सरफेस। इसमें क्लोज सरफेस का शेप और साइज मैटर नहीं कर रहा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जिस पैटर्न में ईएफएल अंदर गए और जितने अंदर गए उसी पैटर्न में उतने ईएफएल बाहर निकल जाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द क्लोज सरफेस विल बी जीरो। तो बात तो ये भी सही है, ये स्टेटमेंट याद भी रखना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। When electric field is parallel to a Gaussian surface, it provides a finite non-zero flux। ये बात गलत हो गई। अगर हमारे EFL या इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल हुई, जैसे मैंने यहां पर एक सरफेस ड्रॉ कर ली है, ये बोर्ड के प्लेन में मैंने एक सरफेस बना ली और मैंने EFL इस तरह से ले ली, तो सरफेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, अब इस केस में अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके पैरेलल पैरेलल ऐसे जा रही है, क्या इसमें से पास हो रही है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है कि EFL उसमें से पास होना चाहिए। पैरेलल होने पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू नहीं आएगी, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जीरो आएगी और यहां पर कहा हुआ नॉन जीरो। इसका मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसीलिए ये हमारा आंसर है, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। डी ओनली, डी ओनली, बस यही है हमारा तो आंसर, केवल डी ही इनकरेक्ट है, बाकी के सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये बड़ा एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए हमने इसको डिस्कस किया है। वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन कवर करेंगे, जिससे जिस तरह के क्वेश्चन जेईई मेन में बने हैं और बन सकते हैं वो सारी चीजें हमारे सामने एक बार क्लियर हो जाए। अब दूसरी कैटेगरी ये देख लो, अ क्यूब इज प्लेस्ड इनसाइड अ इलेक्ट्रिक फील्ड E = 150 y² j कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया हुआ है बेटा, पहले इसकी स्टडी कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया हुआ है, सबसे पहली बात जे कैप, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द वाई एक्सिस, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस की तरफ बना दिया। ठीक है, सबसे पहली बात अब मुझे ये सीखने को मिल गई कि एक्स की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जेड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और वाई की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 150 y² j कैप है। बहुत बढ़िया। द साइड ऑफ क्यूब इज 0.5 मीटर। क्यूब का जो साइड है उसको अभी मैंने ए ले लिया है, ए की वैल्यू 0.5 मीटर दी हुई है। ठीक है, एंड इज प्लेस्ड इन द फील्ड एज शोन इन द गिवन फिगर। द चार्ज इनसाइड द क्यूब, तो क्यूब के अंदर चार्ज कितना होगा, क्यू, इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्लियर है। इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, सो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के अलोंग है। ठीक है, क्यूब कैसे रखा हुआ ये कहानी हमें समझ में आ रही है। वैसे तो क्वेश्चन ने भी थोड़ी सी हमारी हेल्प की हुई है, फिर भी हम इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के अलोंग होगा तो चार फेसेस के लिए तो फ्लक्स की वैल्यू जीरो ही आ जाएगी। दो फेसेस जो यहां पर शेडेड किए हुए, इसलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन हमारी हेल्प कर रहा है। दो पोर्शन जो शेडेड किए उन्हीं के लिए तो फ्लक्स की बात होनी चाहिए, क्योंकि ये फेसेस ऐसे हैं और ये EFL ऐसे जा रही है, तो इधर वाले फेस के लिए जीरो आएगा, इधर वाले फेस के लिए जीरो आएगा, और इधर वाले फेस के लिए जीरो आएगा, इधर वाले फेस के लिए जीरो आएगा। इधर वाले फेस और इधर वाले फेस के लिए हम बात करेंगे, हाँ या ना। अब इनके लिए बात कर लेते हैं, नेट फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा, बहुत सिंपल हो गई कहानी। उसमें भी इस नीचे वाले फेस के लिए बेटा अगर मैं बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब वाई के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है। वाई का अलोंग है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जैसे जैसे मैं वाई एक्सिस की तरफ मूव करता जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। इस फेस के लिए अगर मैं बात करूंगा तो वाई की वैल्यू जीरो है, वाई की वैल्यू जीरो है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो गई पर्टिकुलर स्पेस के लिए, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ। इसका मतलब बेटा इस फेस के लिए जो फ्लक्स आएगा वो जीरो। कुल मिलाकर के ये फेस बना, इसके लिए जो फ्लक्स कैलकुलेट होगा वही मेरा आंसर होना चाहिए। अब इसके लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और इसके लिए अगर मैं एरिया वेक्टर लूंगा तो हमने डिस्कस किया था कि जो एरिया वेक्टर है वो हमेशा सरफेस के नॉर्मल आउटवर्ड होता है, तो हमारा एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में आएगा, मतलब ई और डीए के बीच का एंगल 0 डिग्री आ जाएगा। बहुत बढ़िया, तो फाई = EA, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई,
फाई इक्वल्स टू, अब इसके लिए अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो ये जो फेस है ये एक्स एक्सिस से कितनी हाइट पर है, जितना क्यूब का साइड है उतनी हाइट पर है। क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वाई पर डिपेंड है। सो इस फेस के लिए मुझे वाई लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तभी तो मुझे इस फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो इस फेस के लिए अगर मैं बात करूं तो 150 ए स्क्वायर, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। फेस का एरिया साइड का स्क्वायर, तो फाई इक्वल्स टू 150 ए की पावर 4। इज दैट क्लियर? बस हो गया अपना काम। ए की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 150 इंटू ए की वैल्यू 0.5 और इसकी पावर 4। सोल्व करो, फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, फ्लक्स कैलकुलेट हो गया तो फिर उसके बाद में तो क्यू इन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाई इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्यू इन की वैल्यू आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट हम जानते हैं 8.85 इंटू 10 टू पावर -12। क्लियर है 100%? तो यहां से क्यू इन कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, ये गॉस लॉ से रिलेटेड हमारी बात हुई। नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की क्या कहानी है, डाइपोल की क्या कहानी है? डाइपोल का मतलब हुआ दो पोल, डाई का मतलब होता है टू, दो पोल, चार्ज से रिलेटेड बात हो रही है इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के चार्ज हो, इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के चार्ज हो, एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हो, ये जो सिस्टम बनता है इस सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है, इसमें एक डाइपोल मोमेंट हम कैलकुलेट करते हैं, उसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, वैल्यू होती है किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और बीच का जो डिस्टेंस है d इक्वल्स टू 2l। अब मैंने इस तरह से क्यों लिखा, जिससे नोटेशन को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं हो, कहीं d भी लिखते हैं और कहीं पर हम 2l भी लिखते हैं। तो डाइपोल मोमेंट होगा कोई भी एक चार्ज और बीच का जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो p इक्वल्स टू q2l। ये हमारे पास में डाइपोल मोमेंट आया। इसका डायरेक्शन अगर हमें चाहिए तो p वेक्टर इक्वल्स टू q2l वेक्टर, दैट इज डायरेक्टेड ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये सिस्टम कहानी भी लिखी हुई है, सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a small distance is termed electric dipole. Dipole moment, the product of the magnitude of the charge and distance between them is called the dipole moment. Vector quantity है directed from negative to positive charge, unit हो गई कूलाम पर कूलाम मीटर, सॉरी डायमेंशन हम लिख सकते हैं, dipole moment ये आ गया p vector equals to qd. This is the basic information about the electric dipole. Is that clear? चलो आगे बढ़े, डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये सेगमेंट थोड़ा सा बड़ा है तो इसमें बीच बीच में क्वेश्चन लेकर के चलेंगे डाइपोल से रिलेटेड। ठीक है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर। ये एल लेंथ का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाया, इसमें चार्जेस है +q और -2q। मुझे इस सेगमेंट का डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करना है बेटा उसका तरीका बता देता हूं। ऐसी सिचुएशन में आप सोचेंगे तीन चार्जेस हैं, डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट होगा। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में कोई एक चार्ज है जो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा होगा और इस तरह से डिवाइड हो रहा होगा कि उसके पेयर बनेंगे अलग अलग चार्जेस से। जैसे यहां अगर मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं और ये चार्ज +q है, ये चार्ज +q है, तो यहां पर चार्ज -q और -q कह सकता हूं। -2q को तोड़ दिया मैंने। अब इस -q का इसके साथ पेयर बना, इस -q का इसके साथ पेयर बना, तो इसका डाइपोल मोमेंट ले लूंगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसका डाइपोल मोमेंट हो गया नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, ये साइड हमारे पास में L है, इसका डाइपोल मोमेंट P1, इसका डाइपोल मोमेंट P2, तो P1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा QL और P2 इक्वल्स टू भी क्या आ जाएगा QL। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? हमारे पास में दो डाइपोल मोमेंट आ गए, उनका रिजल्ट कैलकुलेट करना है, वेक्टर्स को सोल्व करना है। बढ़िया तरीका तो ये है कि इनको रिजोल्व कर लो, इधर की तरफ इधर की तरफ, इसको रिजोल्व किया इधर की तरफ इधर की तरफ। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री के हो गए। ठीक है, ये 60 डिग्री होगा तो ये एंगल भी 60 डिग्री आ गया हमारा, और ये एंगल 60 डिग्री तो ये एंगल भी हमारा 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अब इनके कंपोनेंट लेंगे तो P2 और P1 इस डायरेक्शन में, तो इधर वाला कंपोनेंट क्या जाएगा P1 cos 60 डिग्री और इधर वाला आ जाएगा P1 sin 60 डिग्री। राइट, इसी तरह से P2 को रिजोल्व करूंगा तो इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा P2 cos 60 डिग्री और ये आ जाएगा P2 sin 60 डिग्री। ये दोनों इक्वल है, अपोजिट कैंसिल हो जाएंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा हमारा। ठीक है,
तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, अगर ऊपर वाई एक्सिस है तो हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ आ रहा है, मतलब माइनस जे कैप में हमारा आंसर आना चाहिए। वैसे तो ऑप्शन को देख करके आइडिया हो ही गया, क्योंकि केवल इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। जब भी इस तरह से 3 चार्जेस का पेयर दे रहा हो तो किसी एक चार्ज को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, और ऐसे डिवाइड कर लेंगे कि बाकी 2 चार्जेस के साथ में 2 पेयर बन जाए, तो 2 डाइपोल बन जाएंगे, और 2 डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करके 2 वेक्टर हमारे पास आ जाएंगे, और 2 वेक्टर्स को रिजोल्व करके फाइनल वेक्टर या फाइनल रिजल्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे। पैटर्न समझ में आया? तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से डील करना है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की थोड़ी सी और कहानी देखते हैं आगे की। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, ये हमने डाइपोल लिया, हमने एक जनरल पॉइंट पर एक्सप्रेशन लिख लिया यार, उससे एक्सिस और इक्वेटोरियल लाइन दोनों के लिए बन जाएगा। एक्सिस का मतलब हुआ दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन सॉरी, इक्वेटोरियल लाइन का मतलब हुआ बीच में से ये जो बाइसेक्टर पास हो रहा है। जनरल पॉइंट पर अगर बात करें तो जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिया हमने आर और थीटा, आर और थीटा का मतलब हुआ मिड पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस आर है, और ये वाला एंगल हमारा थीटा है, ठीक है। तो जनरल पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो वो हमें मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। दिमाग में रख लो इसको, ये हमें जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन मिला। ऐसा जनरल पॉइंट जो एक्सिस से थीटा एंगल पर हो और सेंटर से r डिस्टेंस पर हो और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p हो, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इतना मिला। अब इससे हम, क्योंकि जनरल पॉइंट पर मिला है, इससे हम किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सिस के लिए अगर बात करनी है तो इस पॉइंट को एक्सिस पर लेंगे, एक्सिस पर लेंगे तो थीटा की वैल्यू को 0 कर दो, ये इधर की तरफ हो जाएगा। थीटा को 0 करते cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये 3 + 1 4 बन जाएगा, 4 का रूट लेंगे 2 आ जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा एक्सिस पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। बात क्लियर है यहां तक, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो एक्सिस के अलोंग आएगा, थीटा 90 डिग्री, इसका मतलब मैं इक्वेटोरियल लाइन पर बात कर रहा हूँ। इक्वेटोरियल लाइन के लिए बात करूंगा, थीटा को 90 करूंगा, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हुई तो रूट 1 आएगा 1, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब। ध्यान से देखो तो एक्सिस पर इतना मिला है, इक्वेटोरियल लाइन पर इतना मिला है, तो जो एक्सिस पर मिला है वो इक्वेटोरियल लाइन का डबल आ रहा है, यस और नो। तो यहां पर हमने लिखा भी है कि एक्सिस पर जो आएगा वो इक्वेटोरियल लाइन का डबल आएगा। ये उस कंडीशन में है जब हमने चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है, राइट, 2l, उसको डिस्टेंस r के कंपैरिजन, मतलब हमने जो पॉइंट कंसीडर किया उस पॉइंट का डाइपोल से जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में डाइपोल के चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने बहुत कम लिया है, तब ये एक्सप्रेशंस है, और 99% केसेस में यही एक्सप्रेशंस काम आते हैं। बाकी अगर ये कंडीशन नहीं हो तो एक्चुअल एक्सप्रेशन की अगर बात की जाए तो एक्चुअल में एक्सिस पर एक्सप्रेशन ये आता है जब ये कंडीशन नहीं होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। एल स्क्वायर में एल क्या है, ये हाफ डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 2l है, ठीक है। ये लिखा हुआ p = q2l, और ऐसे ही इक्वेटर के लिए। तो ये एक्सप्रेशन डायरेक्टली याद रखने हैं, इनको दिमाग में रखना, इनको बहुत पक्के तरीके से दिमाग में रखना, क्योंकि जनरली क्वेश्चंस में ये काम आते हैं। ये हमारे एक्चुअल एक्सप्रेशंस हैं, एल की वैल्यू आर से बहुत कम कर देंगे तो ये वाले एक्सप्रेशंस बन जाएंगे, ठीक है। यहां तक की कहानी क्लियर हुई? चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारा जिसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रखते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है पहले बात कर लेते हैं। फोर्स कैलकुलेट करना होगा, टॉर्क कैलकुलेट करना होगा, वर्क कैलकुलेट करना होगा, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये चीजें हमें कैलकुलेट करनी होगी। सीक्वेंस रहेगा कि फोर्स की बात करो, फिर टॉर्क की बात करो, फिर वर्क और एनर्जी की बात करो। व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया और सपोज इसमें कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये एंगल थीटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ई है बेटा, तो इस पर फोर्स इधर की तरफ आ जाएगा क्योंकि इस पर फोर्स इधर की तरफ आ जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल और अपोजिट है, तो नेट फोर्स विल बी 0, ठीक है। पहला कंक्लूजन है, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखोगे तो कितने भी एंगल पर किसी भी पोजीशन पर रखो, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में रखो, उस पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 आएगी। टॉर्क अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो टॉर्क की वैल्यू हमें मिलती है PE sin थीटा, ठीक है। उसको वेक्टर फॉर्म में हमने ऐसे लिख लिया। मैग्नीट्यूड की अगर बात करेंगे तो PE sin थीटा होगा, ठीक है। तो फोर्स तो हमेशा 0 आना है, टॉर्क की वैल्यू PE sin थीटा, मतलब ये थीटा पे डिपेंड करेगा।
पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आती है माइनस पी कॉस थीटा। यहां पर हम रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें रिजल्ट चाहिए, डेरिवेशन वाले पार्ट को अभी अपन नहीं लेकर के चल रहे हैं। तो नेट फोर्स 0 आ गया, टॉर्क की वैल्यू पी साइन थीटा आ गई, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी कॉस थीटा आ गई, ठीक है। 0 डिग्री पर अगर बात करें, 0 डिग्री मतलब डायपोल ऐसे रखा हुआ कि उसका डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, मतलब पी और ई पैरेलल है, तो थीटा की वैल्यू 0 होने पर टॉर्क की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है, और यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो माइनस पी। तो 0 डिग्री जो है वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाली पोजीशन है, कॉन्फ़िगरेशन, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम में स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात होती है। कॉन्सेप्ट कहता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब 0 डिग्री एक स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है। डायपोल इज इन द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट एंड नो टॉर्क, कोई टॉर्क भी एक्ट नहीं करेगा ऑन इट एंड हेंस इट इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ध्यान रखना है 0 डिग्री के लिए क्या क्या है। 0 डिग्री पर टॉर्क 0 होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, फोर्स तो 0 होना ही होना है, ठीक है। 180 डिग्री पर अगर बात करें तो टॉर्क की वैल्यू यहां पर भी 0 होगी, क्योंकि साइन 180 डिग्री, साइन 180 भी 0 होता है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पीई आएगी, दैट इज मैक्सिमम, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आएगी, तो ये अपने आप में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इसका उल्टा हो गया मामला, विच इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, although it is an equilibrium but it is not a stable state, a slightly perturbation can disturb it। स्लाइट पर्ट्यूबेशन का मतलब हुआ थोड़ा सा भी अगर उसको डिस्टर्ब करेंगे तो वो और ज्यादा घूम जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। 0 डिग्री स्टेबल, 180 डिग्री अनस्टेबल। 90 डिग्री पर अगर बात करें तो पी और ई परपेंडिकुलर होंगे, टॉ की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी पीई और यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन समझ लेना इस पूरे डिस्कशन का। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो नेट फोर्स विल बी 0, टॉर्क विल बी पी क्रॉस ई, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे पी साइन थीटा, पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे माइनस पी कॉस थीटा, ठीक है। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पर टॉर्क विल बी 0, पोटेंशियल एनर्जी विल बी माइनस पी, दैट इज मिनिमम। इसका मतलब 0 डिग्री मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क 0, स्टेबल इक्विलिब्रियम। 180 डिग्री पर बात करेंगे, अगेन टॉर्क विल बी 0, पोटेंशियल एनर्जी विल बी पी, दैट इज मैक्सिमम, दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। 90 डिग्री पर टॉर्क विल बी मैक्सिमम पीई एंड द पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0, ठीक है। वर्क की कहानी और देख लेते हैं, वर्क की क्या कहानी है। वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं डायपोल को θ1 से θ2 एंगल तक रोटेट करता हूं तो उसके लिए जो वर्क डन आता है वो P cos θ1 माइनस cos θ2 आता है, और ये जो वर्क डन होता है ये वर्क डन ही चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो जो वर्क डन है वही चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फाइनल कंक्लूजन क्या है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर बात करेंगे तो हमने कहा कि फोर्स 0 है, बट सारी पोजिशन में टॉर्क 0 नहीं है। टॉर्क 0 नहीं है तो वो रोटेट तो कर सकती है, हालांकि 0 डिग्री और 180 डिग्री पोजीशन पर अगर बात करें तो टॉर्क भी 0 आता है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करें तो फोर्स 0, इसलिए ट्रांसलेटरी मोशन विल नॉट बी पॉसिबल, बट रोटेशन मोशन इज पॉसिबल, क्योंकि टॉर्क की वैल्यू हर पोजीशन में 0 नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर बात करेंगे तो नेट फोर्स 0 नहीं आएगा, क्योंकि दोनों चार्जेस की पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगा तो नेट फोर्स की वैल्यू 0 नहीं आएगी, तो ट्रांसलेटरी मोशन तो होगा ही होगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ पोजीशन में अगेन टॉर्क की वैल्यू 0 होगी। 0 डिग्री और 180 डिग्री पे बात करें तो टॉर्क वहां भी 0 आएगा, तो रोटेशनल मोशन वहां भी पॉसिबल है। कंक्लूजन याद कैसे रखना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों में से कोई सा भी केस हो रोटेशनल मोशन पॉसिबल है, और ट्रांसलेटरी मोशन के मामले में आर या पार का, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ट्रांसलेटरी मोशन होगा, और रोटेशनल मोशन दोनों केसेस में पॉसिबल है, ठीक है। अब क्वेश्चन वाली कहानी देख लेते हैं। टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट दिए हुए हैं 1.2 × 10⁻³ कूलम मीटर, ये पहले वाले का डाइपोल मोमेंट,
एंड 2.4 into 10⁻³ कूलम मीटर, ये दूसरे वाले का डायपोल मोमेंट, आर प्लेस इन टू डिफरेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ, ये पहले वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म 5 into 10⁻⁴ एंड 15 into 10⁻⁴, ये दूसरे वाले के लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 respectively. The ratio of maximum torque experienced by the electric dipole will be 1/x, then find the value of x. मैक्सिमम टॉर्क का रेशियो कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। तो दो डाइपोल है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग रखे हैं, मतलब दो अलग अलग कहानी है, दोनों अलग अलग कहानियों में मैक्सिमम टॉर्क कैलकुलेट करके उनका रेशियो निकालना है। टो मैक्सिमम फर्स्ट केस में, टो मैक्सिमम सेकंड केस में, यहां पर आएगा P1 E1, यहां पर आएगा P2 E2, ठीक है। सिंपल है कहानी, मैक्सिमम टॉर्क की बात हो रही है। P1 की वैल्यू कितनी है 1.2 into 10⁻⁻30, वेरी गुड। P2 की वैल्यू है 2.4 into 10⁻⁻30, ठीक है। E1 की वैल्यू कितनी हो गई 5 into 10⁻⁴, और E2 की वैल्यू हो गई है 15 into 10⁻⁴, ठीक है। वैल्यूज चेक कर लेना एक बार, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल होके 2 आया, ये कैंसिल होके 3 आया, 1/6 आया, और क्वेश्चन ने इसको 1/x का हुआ, इसका मतलब x = 6 आ गया, वेरी गुड। क्वेश्चन तो सिंपल, ये मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला है, तो बस वो फॉर्मूला याद रखना है, मैक्सिमम टॉर्क का रेशियो निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फॉर्म बाय टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस क्यू विद सेपरेशन d, सही बात है। द चार्जेस हैव सेम मास m, ठीक है, दोनों का मास m है। इट इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा, ठीक बात है। इफ इट इज स्लाइटली रोटेटेड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन देन इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, यस सर। इस लाइन पर फोकस करना है कि इक्विलिब्रियम से उसको थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ा। पहले मैं इस केस को ड्रॉ करके केस को समझने की कोशिश करता हूं, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। मेरे पास में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। अभी ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब ना ये रोटेट होगा ना ट्रांसलेटिव मोशन करेगा। अब क्वेश्चन ये कहता है कि अगर इसको इक्विलिब्रियम की पोजीशन से थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दिया, मतलब इस पॉजिटिव को इधर लिया है, नेगेटिव इधर, थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, या ऐसे भी घुमा सकते हैं, घुमा दिया मान लो थीटा एंगल से, तो छोड़ने के बाद में ये एसएचएम करेगा क्या, क्योंकि उन्होंने एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात की है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी की बात की है, फ्रीक्वेंसी की बात की है तो एसएचएम हो रहा होगा, पहले उस चीज को चेक करें। जब मैंने इस पोजीशन पर इसको ले जाकर के छोड़ा तो इस चार्ज पर फोर्स इधर लगा, इस चार्ज पर फोर्स इधर लगा, दोनों ने फोर्सेज ने मिलकर के एक कपल बनाया, उसकी वजह से एक टॉर्क आएगा। दोनों से जो टॉर्क आएगा वो इसको क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएगा, सही बात है। अब क्लॉकवाइज घुमा करके ऐसे इक्विलिब्रियम की तरफ ले जाएगा, लेकिन कुछ वेलोसिटी होगी तो उस इक्विलिब्रियम को क्रॉस करके ऐसे चला जाएगा। जैसे वो इधर की तरफ जाएगा फिर एक फोर्स का कपल बनेगा, मतलब टॉर्क आएगा, वो टॉर्क इसको घुमा करके इधर की तरफ लाएगा, फिर वेलोसिटी की वजह से वो इधर चला जाएगा। तो ये ऐसे अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट इस तरह से मोशन करेगा। मुझे इसी ऑसिलेशन या इसी एसएचएम के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा एसएचएम वाले पार्ट पर जाते हैं। एसएचएम में दो तरह के एसएचएम होते हैं, एक लीनियर एसएचएम और एक एंगुलर एसएचएम। यहां एंगुलर एसएचएम की कहानी बन रही है, ठीक है। एंगुलर एसएचएम में जो टाइम पीरियड होता है वो 2π√I/c होता है। I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, C इज द टॉर्क कांस्टेंट, ठीक है। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पर रीस्टोरिंग टॉर्क की बात करो। रीस्टोरिंग टॉर्क मतलब जो टॉर्क इसको इक्विलिब्रियम की तरफ वापस लाएगा, ठीक है। भाई लीनियर एसएचएम की बात करते हैं तो रीस्टोरिंग फोर्स लेते हैं, एंगुलर एसएचएम की बात करते हैं तो टॉर्क लेते हैं। तो यहां पर टॉर्क कितना आया, टो इक्वल्स टू पीई साइन थीटा। थीटा की वैल्यू अगर मैं स्मॉल ले लूं तो साइन थीटा नियरली इक्वल्स टू थीटा, देन टो इक्वल्स टू पीई थीटा। और एसएचएम में कंडीशन होती है कि टो इक्वल्स टू सी थीटा होना चाहिए, जैसे एफ इक्वल्स टू के एक्स होता है लीनियर एसएचएम में, ऐसे एंगुलर एसएचएम में टो इक्वल्स टू सी थीटा होता है। तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो मेरे पास में सी की वैल्यू आ जाती है पीई। चलो जी, एक काम हो गया हमारा, सी की वैल्यू तो मिल गई, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया और चाहिए। अब रोटेशन कौन से एक्सिस के अबाउट है, थोड़ा सा रोटेशन मोशन की कहानी को याद करना। ये जो एक्सिस पास हो रहा है इसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, मास m और m है, मतलब दो पार्टिकल हो गए mm मास के। पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट लिखते हैं mr², ठीक है।
तो अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं तो इसके लिए कितना आएगा m, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, पूरा डिस्टेंस क्वेश्चन में d दिया हुआ है तो ये d/2 हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया गया m d/2 स्क्वायर। सेम दूसरे पार्टिकल का m d/2 स्क्वायर, दैट इज md स्क्वायर बाई 4 प्लस md स्क्वायर बाई 4, दैट इज md स्क्वायर बाई 2। चलो जी, ये दूसरा काम भी हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैलकुलेट हो, सही बात है। अब टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो t इक्वल्स टू 2 पाई रूट I की वैल्यू हो गई md स्क्वायर बाई 2, C की वैल्यू हो गई है PE, ठीक है। ये हमारे पास में t आ गया। यहां से अगर मैं 2 पाई अपॉन टी चेक करता हूं तो बेटा ये कितना मिलेगा, 2PE रूट में अपॉन में md स्क्वायर। क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि यही ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो हमें कैलकुलेट करनी थी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई रूट 2PE अपॉन md स्क्वायर। अब इस P को मैं QD लिख सकता हूं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूं। QD लिखूंगा तो D से D कैंसिल हो जाएगा, 2QE अपॉन md रूट में ये आ गया। तो इस तरह से हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से हम मतलब ये मिक्स होकर के कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब देखो इसमें SHM भी आ गया, रोटेशन भी आ गया और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी आ गया, ठीक है। तो जेई की खासियत यही है, उस खासियत को ही पकड़ना है, उसी पर काम करना है। खासियत यह है कि उसमें 2-3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा मुझे रोटेशनल मोशन, SHM और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तीनों चैप्टर क्लियर होने चाहिए। तो कई बार जैसे स्टूडेंट सोचते हैं ना कि मैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तैयार कर लूंगा, SHM छोड़ दूंगा, ठीक है। दैट इज नॉट द राइट एटीट्यूड, क्योंकि अगर आपने SHM छोड़ा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी SHM आ गया, क्वेश्चन आ गया, आप क्या करोगे। रोटेशन मोशन छोड़ दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, कैसे करोगे। तो इसीलिए एक बेसिक टिप ये है कि जेई मेन की तैयारी अगर आप कर रहे हो, जेई एडवांस की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको सारे चैप्टर्स को कवर करना है, क्योंकि क्वेश्चन में चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट मिलकर के आ जाते हैं। कई बार केवल उस चैप्टर का क्वेश्चन आता है, कई बार 2-3 चैप्टर के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट मिल जाता है। तो इसीलिए उस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की कहानी, राइट। तो यहां पर हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल का डिस्कशन भी कंप्लीट हुआ। तो जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि भाई इस सेगमेंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये सारी कहानी डिस्कस करनी है। तो वो पूरी कहानी हमने डिस्कस की है, थ्योरी भी डिस्कस की है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए हैं टाइप्स को कवर करते हुए। देख लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालना, फीडबैक जरूर देना, कैसा लगा वीडियो, ठीक है। कहीं किसी पॉइंट पर किसी और रिक्वायरमेंट की बात अगर कहनी है तो कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कर देना। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, फीडबैक जरूर देना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, ठीक है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय।